सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा. अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अच्छा, ये क्या है समझा जाए, है ना. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना. मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है, आपने इसे डिसॉल्व किया हुआ है एक्वस किसी सेल में है ये, तो ये एसिड डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस. ठीक है. अब मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरू में 1 था, 0 0, किसी समय में इसमें से अल्फा चीजें डिसोसिएट कर गए, अल्फा अल्फा अल्फा. ठीक है. 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा. अगर C कॉन्सेंट्रेशन है तो C अल्फा हो जाएगा. इस समय इसकी मोलर कंडक्टिविटी कुछ है. आप जानते हैं जब बहुत समय बीत जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा तब क्या होगा, हम लिख सकते हैं C1 माइनस 1 या 0 हो जाएगा. दिस विल बी C, दिस विल बी C. इस समय जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कही जाएगी. ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इस वक्त जो होगी वो इस समय कितने आयंस मौजूद हैं उसके प्रोपोर्शनल होगी. तो आप लिख सकते हैं 2C अल्फा. ठीक है, 2C अल्फा लिखा जा सकता है. जबकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी हो जाएगी, इसी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी 2C हो जाएगी. ठीक है ना. इस समय कितने आयंस हैं, 2C है. इस समय कितने आयंस हैं, C अल्फा 2C अल्फा. इस समय आयंस कितने, 2C है ना. और मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल होगी. तो आप अगर इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन divided by molar conductivity at infinite dilution is equals to 2C alpha by 2C. यानी मैं कह सकता हूं molar conductivity at any time by molar conductivity at infinite dilution is equals to alpha. ठीक है. जहां ये अल्फा जो है ये उस समय का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिस समय का कि ये मोलर कंडक्टिविटी है. ठीक है ना. और इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो आपको पता ही होता है कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे है. अगर ये नहीं पता तो आप इसके लिए खोल-रॉश लॉ लगा सकते हैं. यू कैन ऑलवेज अप्लाई, है ना, खोल-रॉश लॉ लगा सकते हैं इसके लिए हमेशा, है ना, जो कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन. ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है. और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला molar conductivity is equals to specific conductivity into 1000 by molarity. और ये चीज भी कई बार नहीं दी रहती है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 by R into cell constant L by A. ठीक है. तो ये अल्फा है. तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना जो है ना, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता है. यानी हम खोल-रॉश लॉ का एक एप्लीकेशन ये भी है. ठीक है, कि अगर खोल-रॉश लॉ की मदद से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका. तो आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के मार्फत. ठीक है. तो एक क्वेश्चन ये है मेरे पास, में लेके आया हूं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कहता है द मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, द मोलर कंडक्टेंस of a 0.2 m solution of a weak acid HA is 2.8 into 10 to the power of minus 2 Simon meter square per mole. ठीक है. if molar conductivity at infinite dilution, the molar conductivity at infinite dilution of HA is
560 Simon meter square per mole. Calculate the acid dissociation constant of acid. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में क्या है, ध्यान दीजिए, है ना। मोलर कंडक्टेंस, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है 0.2 m है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी इस वीक एसिड कितनी है, यानी मोलर कंडक्टिविटी इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। And if the molar conductivity infinite dilution, so molar conductivity at infinite dilution is also given, which is equal to 560 Simon meter square per mole, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। कैलकुलेट द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए कोई एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेशन है सी एसिड है। वीक एसिड्स के साथ खास बात क्या है कि ये अधूरा टूटते हैं, है ना, H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस में टूटेंगे। मैं इसको लिख सकता हूं 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 C मल्टीप्लाई कर दीजिए C। तो मुझसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया Ka कितना हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी Ka की वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता होगा कि वीक एसिड के लिए सिंस वीक एसिड है, hence alpha is very less than 1, hence we can say that, है ना, 1 minus alpha is approximately equal to 1, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर। तो मैंने यहां पे देखा कि Ka की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगी। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। C अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब देखिए C की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है, यहाँ पे C की वैल्यू आपने, है ना, निकाल रखी है या क्वेश्चन में दिया गया है। C की वैल्यू है 0.2 m, C की वैल्यू है 0.2 m। तो C की वैल्यू तो मैं यहां से रख दूंगा 0.2 m, नो प्रॉब्लम, यहां पे रख सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन मुझे अल्फा नहीं पता, ठीक है, और इसलिए मुझे Ka नहीं पता। अल्फा निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, अभी आपने सीखा कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन की कितनी है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी 2.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है 560 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 560 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इसको सॉल्व करते हैं, 28 बाय 56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, 1/2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, so 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। So this is degree of dissociation. Therefore मैं Ka की वैल्यू निकाल सकता हूं, Ka is equals to approximately equal to C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। C की वैल्यू है 0.2 m, C की वैल्यू है 0.2 m, मैं यहां से रख दूंगा C is equals to 0.2 m इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू मैं यहां से रख दूंगा, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 का होल स्क्वायर। सो दिस इज लाइक 0.2 into 5 5s are 25 into 10 to the power of -10, ठीक है। And this turns out to be, I think, 25 to the 50, 5 into 10 to the power of -10, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, Ka की वैल्यू आ जाएगी। तो एक एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखा अभी कि, है ना, अगर कोलरॉश लॉ की मदद से हम लोग जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। आइए अगला एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 3। थर्ड एप्लीकेशन है कोलरॉश लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी यानी म्यू नॉट, ठीक है। इसको समझते पहले तो ये समझा जाए कि आयनिक मोबिलिटी किसे कहते हैं। पहली चीज, व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी? आयनिक
मोबिलिटी। जब भी आप किसी सेल को लेते हैं, है ना, उसमें इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ना, आप इलेक्ट्रोड डालते हैं और इसमें मान लीजिए है ना कैटायन है और एनायन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं। मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आयंस मूव करते हैं, ठीक है। तो इनके मूव करने को हम आयनिक मोबिलिटी कहते हैं, पर शर्त क्या है कि है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आप पूछेंगे सर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको भी समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा। अगर दो पॉइंट्स के बीच में, है ना, मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, और अगर इनके बीच में V वोल्टेज है और इनके बीच का लेंथ L सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूं L सेंटीमीटर में V वोल्टेज का चेंज आया, V वोल्ट्स का चेंज आया, तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या आ जाएगा, V वोल्ट पर सेंटीमीटर का चेंज आ जाएगा, ठीक है। V बाई L वोल्ट का चेंज आ रहा है, तो प्रति सेंटीमीटर मूव करने पर जितना वोल्टेज चेंज होता है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है यहां पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज इक्वल टू V बाई L, ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो कह रहा है कि जब पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 सेंटीमीटर पर वोल्ट हो, ठीक है ना, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 सेंटीमीटर पर वोल्ट हो, तब जितनी स्पीड होगी इस आयन की उसको हम आयनिक मोबिलिटी कहेंगे। यानी आयनिक मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू, या आप ऐसे कह सकते हैं कि V बाई L वोल्ट पर सेंटीमीटर लेने पर वेलोसिटी V है, तो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर लेने पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V अपॉन कैपिटल V बाई L। भाई इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर पे वेलोसिटी V है, V सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर लेने पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V बाई L, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस चीज को आयनिक मोबिलिटी कहते हैं, यानी आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय वोल्टेज बाय लेंथ, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, ये आपकी आयनिक मोबिलिटी हो जाती है। अब ये एनायन के लिए अलग होगी, कैटायन के लिए अलग होगी। अगर यहां पे आप, है ना, एनायन लेते हैं तो वेलोसिटी एनायन की होगी, कैटायन लेते हैं तो वेलोसिटी कैटायन की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपकी आयनिक मोबिलिटी हो गई, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत थी इसलिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट चीज है एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, इसको समझा जाए। एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी किसे कहते हैं, तो एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है कि मोबिलिटी आयंस उस समय जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका हो, ठीक है, तब जो मोबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी। एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, समझा जाए। एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, तो मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी मैं यहां लिख सकता हूं डेफिनेशन क्या, आयनिक मोबिलिटी when the solution is infinitely diluted is called absolute ionic mobility, is called absolute ionic mobility, ठीक है, it's called absolute ionic mobility। अच्छा, यानी एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी को ना अक्सर हम ऐसे दिखाते हैं ना, म्यू नॉट ए, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी फॉर एन आयन, या म्यू नॉट बी, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी फॉर नॉट बी, है ना, सी फॉर कैटायन, ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। अच्छा, आप जानते हैं एब्सोल्यूट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जितनी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, जितना आयंस के अंदर मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी,
प्रति पोटेंशियल ग्रेडियंट, उतना उसमें उसका मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी एनायन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ दैट एनायन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी एनायन इज इक्वल्स टू, इसके लिए जो कांस्टेंट आता है वो फैराडेज कांस्टेंट आता है, इज इक्वल्स टू एफ इनटू आयनिक मोबिलिटी, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी ऑफ दैट एनायन। तो ये एक फॉर्मूला मुझे आज मिला। ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जाहिर सी बात है जितनी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, आयंस के मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतनी करंट ज्यादा होगी। करंट ज्यादा होगी तो उसके वजह से जो कंडक्टेंस होगा, है ना, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, एफ इज, है ना, फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे ही आप जैसे आपने यहाँ पे कैटायन के लिए लिखा, है ना, एनायन के लिखा, ऐसे ही आप एनायन के लिए भी, कैटायन के लिए भी लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन। दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी कैटायन is equals to Faraday's constant into ionic mobility at infinite dilution या absolute ionic mobility of the cation। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आ गए। तो आज हम लोगों ने, है ना, दो तीन चीजें सीखी। मैंने पहले आपको डिफाइन किया कि आयनिक मोबिलिटी किसे कहते हैं। आयनिक मोबिलिटी इज द वेलोसिटी पर पोटेंशियल ग्रेडियंट पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो तो मैंने बता ही दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, है ना, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी किसे कहते हैं। तब आयनिक मोबिलिटी निकालना जब सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, तो उसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, है ना, इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत है। और एक चीज और मैं आपको लगे हाथों बता दूं, वो है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, इस चीज को समझिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर किसे कहते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कि अगर करंट बह रहा है तो कैटायन का उसमें कितना अंश है, कितना फ्रैक्शन कैटायन का है, कितना फ्रैक्शन एनायन का है, इस चीज को हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट नंबर भी देख लिया जाए। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकलेगा। ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर कैटायन इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाऊं, पहले इसको समझा जाए अच्छे से। अगर आप एक सेल लेते हैं, ठीक है, एक सेल लेते हैं और इसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स डालने पर होगा क्या, आपने मान लीजिए इसको ना किसी सेल से कनेक्ट कर रखा है। अब आप देखेंगे कि इसमें कैटायन के मूव करने से इसमें करंट, कैटायनिक करंट इधर मूव कर रहा है, और एनायन के मूव करने से एनायनिक करंट भी मूव कर रहा है, इधर हो रहा है। तो टोटल करंट जो है वो कैटायन और एनायन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट करके आता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो करंट का फ्रैक्शन है वो कितना होगा। तो अगर आप कहेंगे कि, है ना, फ्रैक्शन ऑफ कैटायनिक करंट कितना हो जाएगा, तो IC बाय IC प्लस IA लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। पर करंट तब ज्यादा होगा, करंट इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा मोलर ऑफ कैटायन बाय लैम्डा मोलर ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा मोलर ऑफ एनायन। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू म्यू कैटायन इंटू एफ बाय म्यू एनायन, म्यू कैटायन इंटू एफ प्लस म्यू एनायन इंटू एफ। यानी आप ट्रांसपोर्ट नंबर को क्या लिख सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर कैटायन लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर कैटायन इज इक्वल्स टू आप देखेंगे यहां पे एफ कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर कैटायन इज इक्वल्स टू म्यू सी बाय म्यू सी प्लस म्यू ए।
ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का चाहते हैं वो भी निकल आएगा। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन बाय आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है ना, ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा आपको यहाँ पे 3-4 चीजें मैंने बताई आपको कि है ना, व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी, व्हाट इज एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर इज बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ पर्टिकुलर आयन। कोई आयन कितना अंश रखता है करंट का, जैसे मैं कह सकता हूं कि यहाँ कैटायन पे की वजह से 2/3 करंट है और 1/3 करंट एनायन की वजह से है, तो ये फ्रैक्शन जो है ट्रांसपोर्ट नंबर बताता है। पर करंट ना लेके हम डायरेक्ट उसको किसके टर्म्स में मैप कर देते हैं, आयनिक मोबिलिटी के टर्म्स में मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, तो मैं कहूंगा वही जो ये है डेफिनेशन है, ना कि मोबिलिटी के टर्म्स में कहूंगा। निकलता मोबिलिटी के टर्म्स में है क्योंकि ये और वो प्रोपोर्शनल है, लेकिन डेफिनेशन हमेशा करंट के टर्म्स में देंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर इज द fraction of total current constituted by a cation or anion, constituted by cation or anion is the fraction of total current constituted by cation or anion is called transport number। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है। और नेक्स्ट चीज क्या, आइए अब इन चीजों को और अच्छे से और डीपली समझने के लिए इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, क्वेश्चन है द लिमिटिंग molar conductivity lambda m infinite of potassium is equals to 64.35। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, in KCl solution what limiting ionic, what is limiting ionic mobility of potassium ion, what is limiting ionic mobility of potassium ion? So that makes it a very easy question। ठीक है, क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। सुना, सॉल्यूशन क्या कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी पोटेशियम की है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम ये दिया हुआ है, कितना है 64.35 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। ठीक है, और पूछा जा रहा है व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी लिमिटिंग, म्यू नॉट K प्लस निकालना है आपको, कितना हो जाएगा। तो वी नो दैट इट शेयर्स अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप, दे शेयर अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्व्स। क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी कैटायन इज इक्वल्स टू फैराडेज कांस्टेंट इनटू आयनिक मोबिलिटी ऑफ दैट कैटायन, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी ऑफ दैट कैटायन। तो दिस कैन बी रिटन एज 64.35 इज इक्वल्स टू 96500 इनटू, है ना, इनटू म्यू नॉट K प्लस। ठीक है, म्यू नॉट K प्लस लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप चीजों को सेंटीमीटर में ही रखना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं म्यू नॉट K प्लस इज इक्वल्स टू 64.35 बाय 96500 एंड मैंने ये आपके लिए कैलकुलेट करके रखा है। दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। ठीक है, पर वोल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन और देख लिया यहाँ पे, है ना, कि जिसमें सिंपल क्वेश्चन था, ये फॉर्मूले पे बेस था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी कैटायन और एनायन इज इक्वल टू फैराडेज कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी। आइए एक क्वेश्चन और इस टॉपिक पे देखते हैं। ठीक है, जो कि हमारा तीसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कैलकुलेशन ऑफ
आयनिक मोबिलिटी। अब इसमें एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे इसको, इस सेक्शन का सेकंड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एट 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज एट 18 डिग्री सेल्सियस द आयनिक mobility, the mobility of ammonium ion and perchlorate ion, ammonium ion and perchlorate ion are 6.6 into 10 to the power of minus 4, 6.6 into 10 to the power minus 4 and 5.7 into 10 to the power of minus 4 centimeter square per second per volt at infinite dilution। ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल रहे हैं आयनिक मोबिलिटी, तो बेसिकली ये एब्सोल्यूट मोबिलिटी की वैल्यूज है, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, calculate equivalent conductance of ammonium perchlorate solution at infinite dilution, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो जो चीजें दी गई हैं उसको है ना हम लोग समेट ले। पहले सॉल्यूशन में क्या कहता है कि 18 डिग्री सेल्सियस पे आयनिक मोबिलिटी, और ये एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इज 6.6 into 10 to the power of minus 4 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर साइमन पर वोल्ट पर सेकेंड पर वोल्ट। आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं, अगर आप है ना 100 into 100 से यानी 10,000 से डिवाइड कर दिए, तो इसको मैं डायरेक्ट एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट कर रहा हूं, मीटर स्क्वायर है ना पर साइमन पर वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही है ना एब्सोल्यूट मोबिलिटी ऑफ क्लोरेट आयन निकल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 5.7 into 10 to the minus 4 है, मैं डायरेक्ट 10 to the power of minus 8 लिख रहा हूं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आयनिक मोबिलिटी हो जाएगी। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम परक्लोरेट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब मुझसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछा गया, ठीक है, मैं निकाल लूंगा। पहले मैं मोलर कंडक्टेंस निकालता हूं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन है ना प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट ऑफ क्लोरेट आयन ClO4 माइनस आयन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट, अच्छा, नाउ दिस मोलर कंडक्टिविटी कैन बी रिटन एज फैराडे इनटू एब्सोल्यूट मोबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस फैराडेज कांस्टेंट इनटू 1 फैराडे इनटू एब्सोल्यूट मोबिलिटी ऑफ क्या परक्लोरेट आयन, ठीक है। सो दिस इज लाइक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू, फैराडे को कांस्टेंट को कॉमन ले लीजिए 96500 इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो जाएगी 6.6 into 10 to the power of minus 4 plus minus 8, I'm sorry, 10 to the power minus 8 plus 5.7 into 10 to the power of minus 8, ठीक है। आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस टर्न्स आउट टू बी, ये निकल आएगा, हाँ, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस टर्न्स आउट टू बी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए 7 और 6 13 हो जाएगा 1 3 है ना और 12.3 into 10 to the power of minus 8 into 96500, ठीक है ना, आ जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा ये, ठीक है। आप इसको फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं है ना, इसको फर्दर कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 1.187 into 10 to the power of minus 2 साइमन पर मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल के आया है।
लेकिन दिस इज नॉट द थिंग विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आई मीन क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेंगे। आप एक चीज बताइए, आपको पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनीथिंग या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट any time whether it's infinite or at any concentration is equals to molar conductance at that particular instance divided by valency factor, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए वैलेंसी फैक्टर किसी भी सॉल्ट का जो होता है वो टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन होता है। तो अमोनियम क्लोरेट जो है वो ऐसा हो जाता है NH4 है ना, ClO4 है, तो इसमें टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन इज 1, ठीक है, is 1. So we can say equivalent conductivity in this case is equals to molar conductivity in this case divided by 1. So equivalent conductivity in this particular question turns out to be 1.187 into 10 to the power of minus 2 Simon meter square per mole, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो ये आपकी equivalent conductivity at infinite dilution हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने तीसरा एप्लीकेशन जो देखा है यहाँ पे हम लोगों ने कोलरॉश लॉ का, अभी दो एप्लीकेशन और है, आइए चौथा एप्लीकेशन देखते हैं। चौथा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ KSP ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। होता क्या है, मान लीजिए एक आप सेल एज्यूम कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रोड्स आपने डाल रखा है और एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में भी AgCl इसमें डिसॉल्व है। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है या इसमें क्या क्लिक करना चाहिए आपको, जो क्लिक नहीं करता आमतौर पे, ठीक है ना, क्या क्लिक करना चाहिए यहाँ पे, क्या चीज है जो सीखने को है, वो ये है कि अगर आप स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं तो बहुत कम घुलेगा, ठीक है, AgCl बहुत कम घुलेगा और वैसे जितना घुलता है उतना डिसोसिएट कर जाता है, पर ये घुलता बहुत कम है। S इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, S टेंड्स टू 0। तो आमतौर पे मानते क्या है कि जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आती है, ठीक है, जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, आप जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलती है ना, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी लिख देते हैं, या है ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आती है इस तरह से, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि आपने बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट बहुत सारे पानी में घोल रखा है, ठीक है। एक काम करिए, आपने बहुत बड़े मान लीजिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझ लीजिए आप बहुत बड़ा एक झील है, उसमें आपने एक चुटकी नमक डाला हुआ है। अब एक काम करिए, उस झील को ना इमेजिन करिए कि वो सिमट कर प्रोपोर्शनेटली एक बीकर में आ गया, तो रिलेटिवली सॉल्ट्स भी जो है वो घटते 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 उसी प्रोपोर्शन में कुछ होंगे यहाँ पे, बस उतना ही डिसॉल्व करता है। यानी जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि मोल्स जो डिसॉल्व है वो लिमिटेड हो और वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाए। या इनफाइनाइट डाइल्यूशन का एक और मतलब हो सकता है क्या कि भाई, क्योंकि इसका मतलब ये 0 आएगा अप्रोक्सीमेटली, या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वॉल्यूम फाइनाइट रहे सॉल्यूशन का और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो लगभग 0 को टेंड करने लगे, तब भी इस पूरे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 0 को टेंड करेगी और हम इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो आज के बाद ऐसे देखने के बजाय हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या, याद रखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय इनफाइनाइट वॉल्यूम, तो ये कॉन्सेंट्रेशन लगभग 0 को टेंड करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम लिमिटेड हो और वॉल्यूम मोल्स लगभग 0 को के आसपास घुला हो, जैसे स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में घुलता है, तब भी हम इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं और कॉन्सेंट्रेशन लगभग 0 के आसपास पहुंचने लगता है, ठीक है। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के केस में ये बात होती है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के केस में मैं एक बात बड़े ही बेबाकी से कह सकता हूं कि जो मोलर कंडक्टिविटी आती है ना स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, जो भी मोलर कंडक्टिविटी आएगी है ना कहीं वो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के उस सॉल्ट के प्रोपोर्शनल होगी, के बराबर होगी, ठीक है। बहुत थोड़ा सा ही अंतर होगा क्योंकि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इतना कम घुलता है कि इसको भी आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब पानी इनफाइनाइट नहीं हुआ, मोल्स इतने कम है कि उसके रेस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, आपने एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि आज के बाद अगर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं तो हमारे पास ये लिबर्टी है
क्या लिबर्टी है कि आप मोलर कंडक्टिविटी जो कभी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की है उसको आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं इक्वल है। ऐसे ही आप मान सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल इज इक्वल टू सॉल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एट एनी टाइम। ठीक है, आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब भी सॉल्ट सैचुरेटेड होगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से, हमारे पास एक लिबर्टी है क्वेश्चन में कि हम उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, आशा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में ना अगर ये कोई ना बताए तो हो सकता है आपको क्लिक ना करे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ एप्लीकेशंस में आपको बता दिया कि हमेशा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ये एक्स्ट्रा आप काम जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आइए इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of AgCl at 298 Kelvin was found to be 3 into 10 to the power of minus 6 Simon per centimeter. ठीक है, if molar conductivity at infinite dilution of Ag plus is 70 Simon centimeter square per mole and molar conductivity at infinite dilution of Br minus is 80 Simon centimeter square per mole. ठीक है, per mole. Calculate KSP of AgCl. ठीक है, कैलकुलेट KSP of AgCl। अब होता क्या है, ठीक है, तो ये चीज है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का। AgCl यहां पे है ना, इलेक्ट्रोड्स हैं और ऐसा है। ठीक है, ये AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, कितनी है, 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 6 साइमन पर सेंटीमीटर। और इसकी मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी गई है, ना कि मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी गई है, यानी कप्पा की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 6 साइमन पर सेंटीमीटर है। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन दिया हुआ है। ठीक है, ये तो लिमिटिंग वैल्यू होती है ये 70 इंटू 70 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और ऐसा ही मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ब्रोमाइड आयन दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 80 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब क्या क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द KSP ऑफ AgCl की का KSP कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं KSP AgCl का। हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर AgCl जो घुला हुआ है, दिस इज AgCl घुला हुआ है। AgCl कुछ ऐसा होगा, AgCl चेंजेस इनटू Ag प्लस Cl माइनस, माना कि इसका S AgCl जो घुल गया, जो डिसॉल्व हो गया, वो S घुला है, S मोल्स पर लीटर, मैंने S लिया, S00। तो AgCl का ये इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है कि फाइनली बहुत समय बाद ये 0, ये S और S हो, डजंट मैटर, पर हमारे लिए AgCl कितना घुला है, AgCl सिर्फ इतना डिसॉल्व है, कितना, S के बराबर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी ऑफ AgCl, यानी मोलारिटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इज लाइक दिस 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 6 साइमन पर सेंटीमीटर इंटू 1000 बाय मोलारिटी।
छोड़ दीजिए, है ना, 1000 बाई मोलैरिटी ऑफ AgCl डिसॉल्व, मोलैरिटी ऑफ AgCl डिसॉल्व इज S, ठीक है, मैं S लिख सकता हूं इसको S। अच्छा, एक चीज, ये एक इक्वेशन और, इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सिंस हम जानते हैं कि फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जा सकता है, ठीक है। तो मैं इस बात का यहाँ पे, है ना, हेल्प ले सकता हूं, मैं इस बात का यहाँ पे हेल्प ले लेता हूं। मोलर कंडक्टिविटी तो हमें पहले से पता है कितनी है, इतनी है, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मैं खोलरॉश लॉ लगा सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 10 to the power of -6 into 1000 by S is equals to molar conductivity at infinite dilution of AgCl, ठीक है, लिखा जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10 to the power of -6 into 1000 by S is equals to, है ना, molar conductivity at infinite dilution of silver ion plus molar conductivity at infinite dilution of chloride ion, ठीक है। एंड दिस इज लाइक 3 इंटू ये 10 to the power of -3 by S is equals to molar conductivity of silver at infinite dilution is 70 and bromine is 80, so this is like 70 plus 80, so S turns out to be, है ना, S is in molarity, है ना, molarity moles per liter में है, S की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू, है ना, 10 to the power of -3 by 150, so S turns out to be 50, है ना, दिस इज लाइक 150, ठीक है, एंड दिस इज 3 इंटू 10 टू पावर -6, 1000 चला गया यहाँ से, 1000 10 टू पावर -3, 3 इंटू 10 टू पावर -3 बाई 150, हाँ सही है, ठीक है। सो दिस इज लाइक S इज 1/5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -4, S इज 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे S की वैल्यू आ गई, S की वैल्यू निकल के आ गई कि ये जो AgCl घुला है ये 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 घुला है। अब आपको पता है कि अगर किसी चीज की सॉल्युबिलिटी S है इनिशियली, है ना, 0 S बचेगा, तो इसकी KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी KSP की वैल्यू हो जाएगी Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन विच इज S इंटू S विच इज S स्क्वायर, ठीक है, S स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जा रही है KSP की। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली KSP की वैल्यू, है ना, लिख सकता हूं, कितनी आ जाएगी, S स्क्वायर विच इज 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना सिर्फ आपको ये दिखाया कि कैसे आप, है ना, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की KSP किस फंडामेंटल या किस प्रिंसिपल के आधार पे कैलकुलेट करते हैं ये बताया, बल्कि मैंने एक क्वेश्चन भी बताया जिसमें आपको, है ना, मैंने ये KSP निकाल के भी दिखा दिया है आपको। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि उल्टा भी हो सकता है, कल को हो सकता है कि KSP दिया हो और मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए पूछते, तो वहां पे आप जो है S की वैल्यू जो है KSP के थ्रू S निकाल कर यहां रख सकते हैं और मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है ना। और हो सकता है कि ये भी कर लें कि ये ना दें और कहें कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालिए, तो जैसे ही आप ये निकाल लेंगे S के थ्रू बाई KSP से आप S निकाल यहां रख के आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी को आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं, ये भी एक सवाल हो सकता है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने 4 एप्लीकेशंस देखे हैं, आइए 5वां एप्लीकेशन देखते हैं। 5वां एप्लीकेशन हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW ऑफ वाटर, ठीक है। KW के बारे में मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है, जिनको नहीं पता मैं उनको हल्का सा हिंट दे सकता हूं कि वाटर जो है वो थोड़ा सा डिसोसिएटेड होता है पानी में, पूरा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है ना। जो डिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ इस तरह से, वाटर की रियल कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर की तो 55.55 होती है, लेकिन उसमें से बहुत ही थोड़ा सा वाटर ही डिसोसिएट करता है, और जितना डिसोसिएट करता है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो KW जो है वो इन्हीं आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है ना। अक्सर प्योर वाटर के लिए H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ही होता है, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट होता है खोलरॉश लॉ से, इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए।
क्वेश्चन है कि इफ क्वेश्चन observed if observed conductivity if observed conductivity of pure water if observed conductivity of pure water at 25 degrees Celsius is 5.54 into 10 to the power of minus 8 Simon per centimeter and molar conductivity at infinite dilution of H plus ion is 349.8, comma molar conductivity at infinite dilution of OH minus ion is 198.5. Then calculate Kw of water. Then calculate Kw of water. तो ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. आइए इसको एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं. देखिए, कहीं पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्योर वाटर में 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दीजिए, आप यहां भी कंडक्टेंस पाएंगे. ठीक है, आप बोल सकते हैं वाटर में आयंस कहाँ हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना. वाटर जो है, मैंने अभी बताया, वाटर जो है बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता तो है ही. 55.55 मोल्स पर लीटर होता है इसका, लेकिन इसमें से थोड़े से आयंस जरूर टूट जाते हैं, सी. ठीक है, और यही आयंस कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं. ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो टूटा है आयंस का, ये जो सी है, ये बहुत छोटा है. सी इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0. इसलिए आप कह सकते हैं ये आयंस इतनी कम मात्रा में ये बनते हैं कि ये आयंस को आप इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड मान सकते हैं. ठीक है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो H प्लस और OH जो है वो पानी में बहुत ज्यादा पानी में बहुत थोड़े से आयंस घुले हुए हैं. इससे मैं कह सकता हूं कि ये सॉल्यूशन H प्लस और OH का, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के लिए मैं कह सकता हूं कि इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हियर कैन वेरी इजीली बी ट्रीटेड एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर. बिल्कुल कह सकते हैं. इसकी वजह क्या है? दिस कॉन्सेंट्रेशन C टेंड्स टू 0. ठीक है, पानी जितना लिया गया है उसकी तुलना में, अभी मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपको दिखाई भी पड़ेगा कि C कितना छोटा है. पानी जितना लिया गया है, अगर ये सब सॉल्वेंट मान लीजिए आप, ये सब सॉल्वेंट मान लीजिए, इतने सॉल्वेंट में बहुत थोड़ा सा पानी है, आयंस मौजूद हैं. ठीक है, इसलिए इसको इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है. ठीक है, अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं आप? ठीक है, इसको लिख सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इनटू 1000 बाय मोलैरिटी ऑफ डिसोसिएटेड वाटर. ठीक है, H2O which has dissociated, H2O which has dissociated. और molar conductivity at infinite dilution can be written as molar conductivity at infinite dilution of H plus ion plus molar conductivity at infinite dilution of OH minus ion. यहाँ पे मैंने खोलरॉश लॉ लगा दिया. आपको याद हो, मैं एप्लीकेशंस ऑफ खोलरॉश लॉ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने 5वीं बात अभी बताना शुरू किया है कि खोलरॉश लॉ की मदद से हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज रख दी जाए. ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर जो है वो इतना है, ये चीज कप्पा, ये आ जाएगा 5.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 इंटू 1000 बाय concentration of water which has dissociated, which is C, is equals to molar conductivity of H plus ion turns out to be 349.8 plus, and the molar conductivity of OH minus ion is 198.5. 198.5 आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 बाई C इज इक्वल्स टू 8 और 5 13 हो जाएगा. 18 यहाँ पे 4 548.3 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे आ जा रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5.54 बाय 548.3 into 10 to the power of minus 5, and C turns out to be approximately 1.01 into 10 to the power of minus 7. ठीक है,
अब अगर मुझे C नहीं मिल गया यहाँ पे, C विच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड वाटर, डिसोसिएटेड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तो मैं लिख सकता हूं कि Kw इज इक्वल्स टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन लिखा जा सकता है। ठीक है, Kw यही होता ही है, मैंने अभी बताया Kw जो है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Kw को मैं H प्लस इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ, और दोनों की वैल्यू C और C है, C स्क्वायर हो जाएगी। सो Kw इज इक्वल्स टू C इंटू C, Kw इज इक्वल्स टू C स्क्वायर, Kw इज इक्वल्स टू C की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप, है ना, C की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दिया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 का होल स्क्वायर, यानी Kw आ जाएगा है ना 1.01 इंटू 1.01 बाय, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लगभग जो है Kw कैलकुलेट कर लिया। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो खोलरॉश लॉ है उसका एक और एप्लीकेशन ये है कि हम लोग Kw ऑफ वाटर भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा हमने क्या किया, है ना, यहाँ पे एक ही असम्पशन है जो जो मैंने पिछले चौथे एप्लीकेशन में बताया था कि जब भी कोई चीज बहुत कम मात्रा में घुली हो तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी को आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ नोटेबल बातें हैं उसे भी सीखा जाए। क्या नोटेबल बातें हैं जो हमें क्वेश्चंस में काम आएंगी? पहली चीज यह है कि अगर बहुत सारे आयंस घुले हुए हैं, नोट, पहली चीज, अगर बहुत सारे आयंस घुले हुए हैं तो अगर यहां घुले हुए हैं, मान लीजिए A है, B है, वाटर भी है, वाटर के भी अपने H प्लस और OH माइनस आयंस होते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सभी आयंस का के वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इसके बीच में, और ये रेजिस्टेंस सारे पैरेलल होंगे। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में ये रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे जोड़ते हैं आप? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके जोड़ते हैं। पर आपको पता है कि 1/R इज इक्वल्स टू, है ना, 1/R इक्विवेलेंट या 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, है ना, आप जानते हैं एक बात कि कप्पा इज इक्वल्स टू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। तो 1/R कैन बी रिटन एज कप्पा बाई सेल कांस्टेंट, so this can be written as K equivalent by cell constant, this can be written as K1। अब यहाँ पे K1 ना A की मोलर कंडक्टिविटी है by C प्लस K2 by C। अगर ये इनफाइनाइट चला गया है तो ये भी इनफाइनाइट चला जाएगा, है ना, यानी मैं लिख सकता हूँ C कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि K इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सम ऑफ conductivity of all electrolytes plus conductivity of pure water। ठीक है, ये चीज लिखा जा सकता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, यही बात आप कंडक्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं। यहां मैंने इसको कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखा, अगर आप इसको कंडक्टेंस के टर्म्स में लिखते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे ऊपर लिख सकते थे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड इलेक्ट्रोलाइट डॉट 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 कंडक्टेंस ऑफ, है ना, वाटर। मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, है ना, 1/R ऑफ वाटर लिख सकते, ज्यादा बेहतर है, एंड दिस इज इक्वल्स टू, है ना, K ऑफ वाटर बाई C। तो इन सब का सम तो ये आ गया और वाटर अलग से आ गया। ऐसे ही आप इस यहाँ जो सीखा मैंने, है ना, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। यानी क्या सीखा? मैं कह सकता हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को जोड़कर सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को जोड़ दी जाए प्लस कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको।
ठीक है, अब ये दो जो बातें सीखी इसका क्या एप्लीकेशन है, आइए इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन से ये चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं जो इसका हम उस क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखेंगे इस इक्वेशन का। क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है कि द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी of a saturated solution of AgCl at 298 Kelvin was found to be 3.41 into 10 to the power of minus 6 Simon per centimeter. The specific conductivity of water, the specific conductivity of water used to make the solution, was 1.60 into 10 to the minus 6 Simon per centimeter. Determine the question कहता है determine the solubility of AgCl. Solubility of AgCl in water in moles per liter. ठीक है, the equivalent conductivity at infinite dilution of AgCl is 138.3 Simon centimeters per centimeter square per equivalent. मैं व्यूअर्स से एक्सपेक्ट करता हूं कि इन क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, वो आप वीडियो पॉज करके खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर ही आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है समझा जाए। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, ठीक है, एक AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, ठीक है, यहां AgCl सैचुरेटेड स्टेट में है, AgCl नीचे पेंदी में है और थोड़ा सा डिसॉल्व किया और वो डिसॉल्व वाला भी टूट गया होगा, है ना, Ag प्लस और Cl माइनस में जितना डिसॉल्व किया मैं उसको S मानता हूं। ठीक है, S डिसॉल्व किया है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा इज इक्वल्स टू 3.41 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6। ये कप्पा ऑफ द सॉल्यूशन है। ठीक है, ये दिया हुआ है द सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कप्पा इतना है। कप्पा ऑफ द सॉल्यूशन इज 3.41 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6। ठीक है, और ये भी कहता है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर यूज्ड टू मेक द सॉल्यूशन, यानी इसमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाटर की कितनी है, वाटर की हो जाएगी 1.60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। अच्छा, AgCl की सॉल्युबिलिटी पूछा है। अच्छा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं पूछा, नहीं तो और कॉम्प्लेक्स सवाल हो सकता था इसमें। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ही पूछा है। ठीक है, हमें सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी और दिया हुआ है मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इतना। अच्छा, हमें एक चीज तो पता है कि equivalent conductivity at infinite dilution is equals to molar conductivity at infinite dilution by valency factor। ठीक है, और किसी भी सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन होता है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो मैं लिख सकता हूं कि equivalent conductivity at infinite dilution of AgCl is equal to molar conductivity at infinite dilution of AgCl। ठीक है, ये लिख सकता हूं। और ये चीज की वैल्यू तो मुझे दी गई है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी है 138.3 दिया गया है, और मोलर कंडक्टिविटी को मैं लिख सकता हूं
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इंटू 1000 बाय वो AgCl जो डिसॉल्व हुआ है यानी S, यही सॉल्युबिलिटी मुझे निकालनी है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे है ना K ऑफ AgCl नहीं पता। ठीक है, AgCl का K मुझे नहीं पता, मैं निकाल सकता हूं कैसे? आपको मैंने अभी ये फॉर्मूला बताया कि किसी भी है ना सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और फिर वाटर के है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जोड़कर आता है। ठीक है, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी प्लस वाटर की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। तो मैं यही तथ्य का यहाँ पे सहारा लेता हूं, मैं लिख सकता हूं K ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू K ऑफ AgCl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। Conductivity of this solution is 3.4 into 1 into 3.41 into 10 to the power of minus 6 is equals to K of AgCl plus K of water। water का कितना है 1.60 into 10 to the power of minus 6, ये यहां घटा देंगे। K of AgCl कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.81 into 10 to the power of minus 6। बिल्कुल ठीक है, इतना आ जाएगा। इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए। ठीक है, इस वैल्यू को यहां रख दीजिए। क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 138.3 इज इक्वल्स टू 1.81 into 10 to the power of minus 6 into 1000 अपॉन S। S को मैं इधर ले जाता हूं, मैं लिख सकता हूं S इज इक्वल्स टू 1.81 बाई 138.3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 3। इतना तो लिख ही सकते हैं, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी की फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, 1.81 डिवाइडेड बाई 138.3, ये आ जाएगा इसकी फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसकी टोटल वैल्यू इतनी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इतना मोल्स पर लीटर सॉल्युबिलिटी हो गया। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी AgCl की। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे आप है ना ये तथ्य का भी सहारा लेते हैं कि है ना सॉल्यूशन की अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हो और वाटर की दी हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट की आपको निकालनी पड़ेगी, और ये फॉर्मूला पैरेलल कंडक्टिविटी का लगाना पड़ेगा। ठीक है, कल को इस क्वेश्चन में और थोड़ा आगे बढ़ते तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पूछ सकते थे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा? S000SS, तो पता चला आपको फिर है ना KSP निकालना पड़ता, वो S स्क्वायर हो जाता है, जो कि 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 का होल स्क्वायर आता है। जो भी आता है वो उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पांचवा एप्लीकेशन भी कोलरॉश लॉ का देख लिया। तो आज इस लेक्चर 11 में इतना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।